चलिए देखें, कल हम लोगों ने दो चीजों के बारे में देख लिया था, दो चीजों के बारे में देखा था ना। एक हम लोगों ने किस तरीके से स्कैरसिटी में फुल यूटिलाइजेशन की बात करेंगे उसकी बात कर ली थी हम लोगों ने, और साथ ही साथ किस तरीके से फेयरनेस की बात करी जाएगी, इक्वलिटी की बात करी जाएगी, उसकी बात कर ली थी। अब हमारा जो यहां पर तीसरा काम है वो है ये देखना कि किस तरीके से हम जो है उसको क्या करके चलेंगे बेटा, प्राइस को स्टेबल करना। क्या करना बेटा, हमारा प्राइस को स्टेबल करना। तो यहां तो हमने पहले ही बोला था कि ये तो एक तरीके का टॉपिक ही हमारा इंट्रो है, बाकी स्टेबलाइजेशन के बारे में जो है पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, जो मार्केट फेल्योर होता है ना। तो मार्केट फेल्योर में जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें आएगा गवर्नमेंट का, हम लोग इंटरवेंशन देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है, किस तरीके से हस्तक्षेप करती है, वो हम जब देखेंगे तो उसके अंतर्गत हम बाकी चीजों को क्या करेंगे, डिटेल्स में क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी चीजों को हम वहां पर देखेंगे। तो अभी बस हम थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हेडिंग दे दीजिए, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तीसरा था ना हमारा बेटा, तो लिखिएगा स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो स्टेबलाइजेशन का मतलब हमने क्या बोला था बेटा, स्थिर करना ना। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या बोला था, स्थिर करना, कांस्टेंट करना, ताकि किसी भी तरीके का कोई बदलाव ना हो पाए, किसी भी तरीके का कोई बदलाव ना हो पाए। तो हम कैसे प्राइस को स्टेबल करेंगे, गवर्नमेंट के पास ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। होता यह है कि अगर हम कहीं पर वैल्यू को देखेंगे, कहीं पर भी अगर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, आज तो मिल गया ना प्रॉपर आधा घंटा। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि हम यहां पर देखें तो कहता है आउटपुट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। आउटपुट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं बेटा कि डिमांड जो है वो किसके बराबर, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सप्लाई। तो इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। भाई हम लोग जो भी देखते हैं इक्विलिब्रियम की बात करते हैं या नहीं करते हैं, तो डिमांड बराबर क्या होगा, सप्लाई। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड को हम लोग स्पेंडिंग कह सकते हैं क्या। भाई डिमांड का मतलब तो यही हो गया ना कि क्या हम खर्च कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और सप्लाई जो है ये हमारे क्वांटिटी प्रोड्यूस को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस इसका मतलब टोटल आउटपुट की बात करेगा ना बेटा, हमारे पास किसकी बात करेगा, टोटल आउटपुट। तो क्या हमारा खर्चा, क्या हमारा आउटपुट, ये अगर बराबर हो रहा है, या हम ये कह दें कि डिमांड बराबर क्या हो जाए, सप्लाई हो जाए, या आउटपुट जो है वो हमारी क्या हो जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाए, मतलब फुल एंड इफिशिएंट यूज हो जाए। तो जहां पर ये सारे इक्वलाइज हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, स्टेबलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा बेटा, स्टेबलाइज। अब देखो जो हमारी आउटपुट थी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो क्या अब उससे ज्यादा हो सकता है क्या, क्या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। तो जब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी वही है हमारी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी है तो हम वहीं पर स्टेबल होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे, वहीं पर कांस्टेंट होना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा, स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि इन्फ्लेशन क्या हो, कम से कम हो और स्टेबल रहे। यहां पर मेन मोटिव क्या होगा कि इन्फ्लेशन हमारा क्या हो, कम से कम हो, और जो हमारा प्राइस है वो हमारा क्या हो जाए बेटा, स्टेबल रहे। भाई जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा फायदा होगा ना। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव होगा वो क्या कंट्रोल करना होगा बेटा,
अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन रोकना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ना भाई। रोजगार रहेगा ही नहीं तो काम चल पाएगा क्या? हाँ तो जो पीजी में है आ जाओ, मना थोड़ी ना कर रहे हैं बेटा। हमारा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हुआ है, हमने पहले ही ग्रुप में मैसेज भेज दिया था। 11 बजे की क्लास के बाद ही मैसेज आ गया होगा कि भैया पहले इको होगी देन आफ्टर मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। चलिए, और कल से तो आपके शेड्यूल चेंज हो ही जाएगी। कल जो है पहले लॉ होता था, लॉ ही रहेगा, अकाउंट्स ही होगा, इकोनॉमिक्स ही होगा, उसके बाद स्टैट्स और एलआर की क्लास होगी जो कि मैं लूंगा, ठीक है। ये अब पूरे वीक का यही शेड्यूल रहेगा इस हफ्ते में, ठीक है। आपकी जब अकाउंट्स की क्लास ओवर हो मुझे मैसेज कर देना, एडजेक्ट 30 मिनट में ऐड करके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। आज भी 1:12 पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि क्लास ओवर हो चुका है, मैंने 1:45 का टाइम दे दिया था ग्रुप में, ठीक है ना। चलो, नहीं बेटा वो जो टाइमिंग है वो तो टाइमिंग उसी अनुसार रहेगा ना, उसी के बेसिस पर होगा ना। चलिए जनाब, तो हमने यहां पर क्या कह दिया, तो लिखेंगे कि हमारा जो मेन मोटिव होगा, हमारा मतलब क्या, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव यहां पर होगा वो क्या करना होगा, इन्फ्लेशन को लो और स्टेबल करना, कि कम से कम इन्फ्लेशन हो और रहे भी तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इन्फ्लेशन क्या हो, देखते ना, जैसे आपको हमेशा बोला जाता है कि इस तिमाही का जो है महंगाई दर ये रहा, इस तिमाही का महंगाई दर ये रहा, इस महीने का ये रहा, तो ये हमेशा बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि हम इसको क्या कर सके, स्टेबल कर सके, हम इसको ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट रख सके। जितना कांस्टेंट रहेगा उतना हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, है कि नहीं भाई। आप अपना कोई भी अगर बजट बनाएंगे तो बजट तभी बना पाएंगे ना जब आपको कोई भी चीज पता हो। अब आज कुछ और रेट है, कल कुछ और रहे, परसों कुछ और रहे, तो क्या एक एक्चुअल प्लानिंग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल होना किसी भी चीज का, चाहे वो डिसीजन हो या कुछ भी हो, है कि नहीं। तो वो चीजें कहते ना बहुत ज्यादा पे कि भाई भवरे की तरह हर फूल पर अगर मंडराते रहोगे तो कोई अस्थाई पता मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कहीं ना कहीं क्या रहना होगा, कांस्टेंट रहना होगा आपको, ठीक है। क्या रहना होगा, कांस्टेंट रहना होगा। तो चलिए जरा जनाब लिखें, यहां पर किसने ये कंसेप्ट दिया था एम्प्लॉयमेंट वाला, जेएम, याद है ये भुला गए, कब दिया था, 1936 में रिचर्ड मसग्रेव ने दिया था। कहां ध्यान रहता है पूर्वक, मैंने रिचर्ड मसग्रेव का नाम लिया अभी नहीं ना, मैंने जेएम किंज का लिया। जेएम किंज ने कंसेप्ट कब दिया था, 1936 में। रिचर्ड मसग्रेव ने कब दिया, 1959 में। ऐसे ईयरवा याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, तो लिखिएगा किंज believe that, बेटा बात ना करो, economy does not automatically generate full employment, therefore government has to interfere। भाई अपने आप क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगा क्या, अपने आप रोजगार बन जाएगा क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वहां पर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि किंज का ये मानना था कि भाई कहीं पर अपने आप रोजगार जनरेट नहीं हो सकता, अपने आप सबों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत होगी। इंटरवीन कह दो या इंटरफेरेंस कह दो, एक ही चीज है, ठीक है। मतलब कदम उठाने की जरूरत जरूर पड़ेगी, गवर्नमेंट को वो चीजें देखने की आवश्यकता होगी। अब ये गवर्नमेंट को क्यों उठाना पड़ेगा,
तो इसका एक ही रीजन है, ताकि स्टेबिलिटी बना रहे। तो अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट के बारे में उसको सोचना होगा, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेगा वो लोग, या फिर अपनी एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज को बढ़ा करके काम कर सकता है, ये भी तो एक तरीका है ना। तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के लिए दो तरीके से काम कर सकती है। कितने तरीके से काम कर लेगी? दो तरीके से काम कर ली। एक तो मनी सप्लाई के ऊपर काम करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह के ऊपर काम करेगा, या फिर अपनी एक्सपेंडिचर और सब्सिडीज के ऊपर काम करेगा, जिसको हम लोग आगे चल के नाम दे देंगे फिस्कल पॉलिसी। और इस चैप्टर के अंतर्गत पूरा पूरा टॉपिक हमको पढ़ना भी है। तो ये दो तरीके का काम करेगा। तो कहता है कि ये जो हमने लिखा कि देयरफॉर गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन, तो ये इंटरवीन किसके लिए होगा बेटा? फॉर स्टेबिलिटी के लिए ना। ये काम हम लोग किसके करेंगे? फॉर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कितने तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा? कि भाई अगर अभी जैसे हम लोग यहां पर लिखेंगे कि कोविड के केस में क्या हुआ, कोविड के केस में यही तो हुआ था कि गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई अभी किसी भी शर्त में हम लोग रोजगार नहीं बढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपना पैकेज लेके आ गया ना, मतलब अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ताकि लोगों को किसी तरीके से क्या कर सके, मैनेज किया जा सके। तो दो तरीके से यहां पर काम करेगा। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है बेटा? फिस्कल पॉलिसी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे पास ध्यान देने वाली बात है वो किसके किसके अंतर्गत? तो मनी सप्लाई के ऊपर फोकस होगा और इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस होगा। होता है कि भाई लग रहा है कि मार्केट में अभी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरेस्ट के रेट को कम कर देती है या नहीं कर देती है? कहीं ना कहीं क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम करेगा, जिसमें उसका मेन फोकस किसके ऊपर होगा? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और दूसरा जो हमारा काम होगा वो किसके ऊपर होगा बेटा? तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज। तो ये दो तरीके की बात। तो आगे चल के हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है, और ये तो हमें चैप्टर नंबर 8 में पूरा का पूरा पढ़ना ही है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, तो वो इंटरफेयर कितने तरीके से करेगा? दो तरीके से, कि या तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? कट डाउन करेगा, या तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर वगैरह को बढ़ाए, सब्सिडीज वगैरह को बढ़ाए, तभी तो काम चल पाएगा। तो दो तरीके का, या तो मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, या तो फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पर क्या कर सकता है बेटा? डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब यहां पर जब ये काम आ रहा है, जब हमारा देख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर इकोनॉमी के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर कहीं पर इकोनॉमी के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उसको एक नाम दे देते, क्योंकि जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भाई अगर लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है तो हर चीजें क्या लगेगी? चुभती हुई होगी या नहीं होगी? तो इसको एक नाम दिया जाता था बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जहां पर कंबाइंड हम लोग देखते हैं, उसको नाम दे देते बेटा स्टैगफ्लेशन। क्या नाम दे देंगे यहां पर हम लोग? स्टैगफ्लेशन। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही होगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कितना कम से कम किया जाए। तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं करेगा तब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, और जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो इसी काम के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? यहां पर इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को वो चीजें देखनी पड़ेगी। ओके, तो यहां पर ये जो काम कर रहा है ये किसके कारण कर रहा है बेटा? स्टैगफ्लेशन के कारण। तो लिखिएगा स्टैगफ्लेशन, जैसे जैसे बना रहा हूं ना वैसे वैसे ही बनाना। स्टैगफ्लेशन इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम।
और स्टैगफ्लेशन में हमने क्या बातें बताई बेटा, किस किस चीजों की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अब ये इकोनॉमिक टर्म्स में सही तो होता नहीं, तो इसका नाम दिया जाता है बेटा स्टैग्नेशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। जितनी ज्यादा बेरोजगारी उतनी ही ज्यादा महंगाई। इन सब से ऐसे क्वेश्चन अभी पूछेगा नहीं, क्वेश्चन तो आना है यूनिट 2 से, इसे तो मैंने पहले बोला था 1 या 2 नंबर का आना है, ठीक है। बट बतवा तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेन मोटिव हमारा क्या होगा बेटा, स्टेबिलिटी की ना, स्टेबलाइजेशन को ना, ये हमारा मेन मोटिव है नहीं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए हमको स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और अगर स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे तो बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। भाई मेरे माइंड में है कि हमें बेरोजगारी कम करना है, तो बेरोजगारी कम करने के लिए हम दूसरा तरीका ये भी नहीं सोचते कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे देना है, अपने आप बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि नेगेटिव तरीके से ही सोच करके चले, पॉजिटिव वे में उसको देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो अभी जो हमारा मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, स्टेबलाइजेशन को बढ़ावा देना, स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करना। तो लिखिएगा स्टेबलाइजेशन issue also become more complex due to contagion effect। बेटा कोरोना याद है, कोरोना में क्या हुआ था, घर में एक बीमार धीरे धीरे सब बीमार, मतलब एक से दूसरी जगह पे क्या हो रहा था बेटा, तेजी से फैल रहा था या नहीं फैल रहा था। उसी तरीके से आपने बिजनेस साइकिल में पढ़ा होगा कि अगर किसी एक सेक्टर में रिसेशन आता है तो वो बड़ी ही तेजी से सारे सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेता या नहीं कर लेता। याद है कुछ इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन वाले में पढ़ाया था हमने ना, हमने ही बताया था कि कुछ सेक्टर में प्रोडक्शन वगैरह बंद करना पड़ जाता है और धीरे धीरे ये इंपैक्ट सबों पे फैलता चला जाता है। कोरोना में यही तो आया था, कुछ एक चीजों को बंद की गई थी, धीरे धीरे क्या हुआ, सभी चीजें पे तेजी से फैलता चला गया नहीं। तो कंटिंजेंट इफेक्ट का मतलब यही होता है एक से दूसरी जगह पे स्प्रेड होना, फैलना, ठीक है, एक से दूसरे में फैलना। क्योंकि भाई तो देखो सारी चीजें एक दूसरे से क्या होगी, कनेक्टेड होगी या नहीं होंगी, सारी चीजें हमारी क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी तो एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है दैट इज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस। भाई क्यों फैल रहा है, चाइना में हुआ सभी जगह पे फैल गया, क्योंकि आजकल जो है एक दूसरे पे निर्भरता ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि आजकल जो मेन मोटिव है वो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर ही जाता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का ज्यादा हमारे पास इंपैक्ट होता है। तो क्या होगा, तेजी से फैलेगा। जनरल या ऐसे लिख लेना, फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड कॉजेज, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है या नहीं होता बेटा। तो कहीं ना कहीं आपस में जो निर्भरता होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर एक जगह पर प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। भाई आज अमेरिका में अगर कुछ भी होगा तो क्या इंडियन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा, रसिया में कुछ होगा तो इंडियन मार्केट पे नहीं होगा, यूक्रेन में हो, सऊदी में हो, कहीं पर भी हो, इंपैक्ट क्या होगा, पूरे इकोनॉमी के ऊपर होता है या नहीं होता। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता। और जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होगी उतना ही एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट भी ज्यादा से ज्यादा यहां पर फैलेगा। ओके, फिर कहता है बेटा
stabilization function is concerned with, अब देखिए कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या क्या चीजें की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहता है बेटा लेबर एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई जितना आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जितना, कौन सा बेटा इशू है, मैंने इशू कहां पे लिखा है, कहां पर, हाँ ये तो इशू ही है ना बेटा, स्टेबलाइजेशन के बाद इशू है। क्यों इतनी खराब राइटिंग है हमारी, खराब है, ठीक है। अब देखो राइटिंग हमारी एकदम अच्छी वाली, गोल गोल सी। चल, नहीं नहीं डॉक्टर वाली नहीं रे, अब एकदम क्लियरली, ताकि बुद्धि को दिक्कत ना हो पढ़ने में, नहीं तो कल से फिर नहीं आएगा वो। मैंने इसको कल रोका, मैंने इससे बोला भी, तुझे एक दिन मैंने बोल क्या दिया सामने बैठना, तू तो आना ही छोड़ दिया भाई। क्या बुद्धि बोला था ना मैंने कल, और ये सोचता था मैं देखता नहीं। बेटा हमारी निगाहें एक एक बच्चे पर होती है, रिसेप्शन पे भी बैठ के देखते हो ना, मैं घूरता रहता हूँ एक एक बच्चों को किसकी क्या एक्टिविटी है, नजरें हमारी काफी घूमती है बेटा बाहर। तू तो एसी के नीचे, तेरे ऊपर तो इंपैक्ट भी ना हो रहा होगा। चलिए हो गया बेटा। अब देख ले कि कोविड के केस में गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया। पहले से ठीक है अब नहीं कह रहे हो तो इसका मतलब तेरे बेटा आंख खराब है, जाके दिखा। दो बातें बताई हमने, ऊपर क्या क्या नाम लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दो नाम लिया था ना। और दूसरा क्या होगा बेटा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो यहां पर इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया गया था, कम से कम इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया गया था, तो इंटरेस्ट रेट कट डाउन। तो इंटरेस्ट रेट कट डाउन से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं, कि भाई जिसको जो जरूरत है वो आकर के यहां पर लोन वगैरह ले सकते हो, कोई दिक्कत। अब तो ठीक है राइटिंग, पहले से ठीक है ना। अब इससे ज्यादा जिंदगी में कभी अच्छी हुई नहीं है। हाँ बैलेंस है बेटा, वो ये जो है बैलेंस लिखा हुआ है। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज मतलब मनी सप्लाई इंक्रीजेज, हाँ है ना, मनी सप्लाई इंक्रीजेज। तो कहता है दिस इज
एक्सपेंशनरी, फिर बोलोगे कुछ लिख दिया, फिस्कल पॉलिसी। क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर को क्या करी है बेटा, बढ़ा दी है ना, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट एडॉप्ट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी एक्सपेंडिचर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया ताकि उसमें क्या हो सके, मनी सप्लाई बढ़ सके। बेटा हुआ क्या था कि जब कोरोना वाला सिचुएशन आया तो लोगों के पास रोजगार तो रहा नहीं, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स थे अब वो नए नए अभी स्टार्ट किए, उतने ज्यादा उनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट था नहीं। अब अगर उतना ज्यादा फंड और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भैया काम कैसे चलेगा, और अभी ये कोरोना का दरमियान शुरू हुआ है, कितना दिन चलेगा कोई नहीं जानता। तो जब 1-1.5 महीना हो गया था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का बजट दिया था। कितना दिया था, 3 लाख करोड़ का बजट। तो गवर्नमेंट ने क्या करी बेटा, अपनी जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है अपनी एक्सपेंडिचर को क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी को क्या किया गया बेटा, बढ़ाया गया। लेकिन हमेशा के लिए यह सही तो नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट वाला ये ले बजट, फिर कुछ दिक्कत हुआ फिर ये ले, ये तत्कालिक सही है। अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको अपनाना कौन सा पॉलिसी चाहिए बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी, कि वहां पर आपको और अपनी एक्सपेंडिचर को क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए। भाई आप फालतू के जो सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं उसको भी क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए उसके बेसिस पे। तो देखिए कोरोना के केस में भले ही वहां पर एक्सपेंशनरी की तरफ गया था, लेकिन अगर फिस्कल को कंट्रोल करना है तो किसकी तरफ जाना पड़ेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करने की आवश्यकता होगी। लिख लिया, टेप लिया, यहां तक लिखो ना भाई। हो गया, आज इसमें कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं भाई। नए चेहरे का मतलब यह है कि जो बराबर जो है 3-3:15 बजे वाली क्लास में नहीं रहते हैं। ईमानदारी से बता देना कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2-4 क्लास के बाद आज आए हो, फेस टू फेस में। ऑनलाइन हो उससे कोई मतलब नहीं है, फेस टू फेस में। अरे मैं फेस टू फेस की बात कर रहा हूं, गुर्दे लाल किए जाएंगे, देख लेता हूं मैं। गलत बात है, क्लास मिस ना किया करो। आपको पता है ना मैंने एक वीडियो अपलोड नहीं करी है बैच में। और हमारे बुद्धि ने वो वीडियो देख लिया, मुझे कल बोलता है कि सर मैं बाद में वीडियो बैकअप लेता हूं। मैंने बोला कि सारे लेक्चर देख लिए, यस सर। मैंने बोला जब मैंने अपलोड ही नहीं किया तो तूने देख कैसे लिया। कोच मैंने बोला है कल उसको कि जब मैंने अपलोड ही नहीं किया तो तुमने देख कैसे लिया वीडियो। ये टैलेंट हमें भी बता कि बिना पढ़ाई हुए कोर्स खत्म हो जाए। मैं भी आराम में घर में सोऊंगा, एक बार ग्रुप में मैसेज, बच्चों समझ में आ गया, आज कोर्स कंप्लीट। आज अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, ठीक है या ना करूं? मैं कर देता हूं, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना 4th सेक्टर वाला। चलिए हो गया, चलो जी जनाब। अब इसके बाद जो हमारी बात हो रही है, अब आते हैं जरा रिचर्ड मसग्रेव की तरफ, क्योंकि उसके बिना तो सारा चीज अधूरा है भाई। अगर एक्चुअल सारी चीजें डिटेल्स में अगर सारी चीजों को एक्चुअल में डिटेल्स में बताई गई है तो वो तो 1959 में ही बताया गया भाई। भले ही
हमारे जेएम किंज साहब ने ये बोल दिया था कि भाई किसी भी चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दो, उन्होंने ये बात बताई थी। लेकिन उसका क्या कैसे इंपैक्ट करना है, कैसे उन चीजों को बदलाव करनी, ये बात तो उन्होंने नहीं बताया था ना। ये बात तो डिटेल्स में कब आई, 1959 में। तो बिना रिचर्ड मसग्रेव साहब के काम होगा क्या? तो लास्ट टॉपिक जो है हम लोग यहां पर अब देख लेते हैं। इसके बाद कुछ फालतू की चीजें भी आपके बुक में दे रखी है जिससे क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे इस बार भी देखा होगा आपको, आर्टिकल इतने के अंतर्गत सेक्शन इतने से इतने के बीच में ये वाला कुछ टॉपिक आ गया है, तो उसको लास्ट में हम लोग लिख लेंगे ताकि याद रह जाए। 2 4 5 हैं उसको देख लेंगे। और थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात करना, क्योंकि अगर हम यहां पर इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता होगा और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा। भाई जितनी भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह होगी, जितना भी पॉलिसी वगैरह देखा जाएगा, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना होगा ही नहीं होगा। भाई हमारे राज्य में क्या है, कितना है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना होगा, ये चीजें कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। भाई आपके घर में क्या संसाधन है ये आपसे बेहतर कोई और थोड़ी ना जान सकता है, हम तो वो नहीं जान सकते। हम बाहर के लिए तो पॉलिसी बना सकते हैं, तो बाकी सारी चीजें तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी, बाकी सारी चीजों के ऊपर काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगा। लेकिन जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा उसमें तो काम किसको करना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, ये उसकी दायित्व है। ठीक है ना? हर जगह की क्या संसाधन है इसको कौन मैनेज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का। तो अभी 3 हमने बताया ना इसमें फंक्शन, तो 2 फंक्शंस तो चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फेयरनेस का काम कौन देखेगा? गवर्नमेंट देखेगा ना। लेकिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का काम कौन देखेगा? स्टेबलाइजेशन का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रह जाएगा स्टेट के पास, बाकी दोनों चीजें किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो लिखिएगा रिचर्ड मसग्रेव, हाँ MUSGRAV। अगर आगे से सिर्फ रिचर्ड भी लिख दो तो रिचर्ड स्टोन मत समझ जाना, रिचर्ड मसग्रेव लिखा है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि मसग्रेव लिखता जाओ, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि मैं सिर्फ रिचर्ड ले दूं, तो क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर रिचर्ड स्टोन की थोड़ी सी बात होगी। और जब नेशनल इनकम पढ़े थे तो याद है ना, साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन, सबसे पहला लाइन ही लिखवाए तो बोलते ना नेशनल इनकम में सबसे पहला नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसने दिया था? साइमन कुजनेट्स और रिचर्ड स्टोन ना, नहीं लिखवाया था? तब बोलते हैं ना, ऐसे मत करो। तो रिचर्ड मसग्रेव इंट्रोड्यूस्ड ए टर्म फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म किसने दिया? अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया बेटा, कि भाई अब कैसे ये बंटवारा हो। क्योंकि अभी हमने बोला ना कुछ किसके अधिकार क्षेत्र में? सेंट्रल के अधिकार क्षेत्र में, और कुछ किसके क्षेत्र में? तो भाई डिवीजन ऑफ वर्क भी तो सबसे मायने रखता है ना, डिवीजन ऑफ वर्क भी मायने रखता है। तो लिखिएगा डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन। अब तो राइटिंग सही है ना? डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज among different layers of government। डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्यों बोला? क्योंकि यहां पर कौन कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और तो कुछ हमारा सेंट्रल का अधिकार क्षेत्र में और कुछ हमारा क्या? तो इसको लिख लेता हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और इधर क्या लिख लेता हूं? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में 2 चीजें बताई ना बेटा,
सबसे पहला इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने बोला ना फेयरनेस की बात करनी पड़ेगी हमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, और इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ना। तो सेंट्रल क्या, तीन चीजें बताया कि अगर कहीं पर भी हम फिस्कल फंक्शंस की बात करते हैं तो कितने स्टेजेज, कितने फंक्शन, तीन, कौन कौन सा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर उसके बाद इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन, तीन चीजें बताई थी, जिसमें एलोकेशन में किसका हस्तक्षेप, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थात स्टेबलाइजेशन, इस पर किसका अधिकार होगा बेटा, बताओ। तो इतना ही टॉपिक है हमारा यूनिट 1 के अंतर्गत, लेकिन हमने बताया कि कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, तो उसको हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो चलिए लिखिए, हो गए यहां पर, पहले टेप लो फिर लिखते हैं आराम से। घूमता रहे बेटा, कभी इधर कभी इधर। अच्छा वहां से नहीं दिख रहा था बेटा, हम तो यहां आगे भी बैठेगा तब भी नहीं दिखेंगे, इतने काले हैं, इसलिए तो मैं रंग बिरंगा टी शर्ट पहनता हूं कि बच्चों को दिख सकूं कि मैं वही हूं। अगर गलती से कभी मैंने ब्लैक ड्रेस पहन लिया ना बेटा, अभी जब ठंड आएगा ना एकदम आराम से ब्लैक जैकेट ब्लैक टोपा लगा के आऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे सर हो, आवाज दिख रही मिस्टर इंडिया की तरह। क्या बेटा, अंधेरा में घर वाले ढूंढते रहते, मैं बगल में लेटा रहता फिर भी ढूंढते रहे कहां गया रे मुटका, फिर मैं व्हाइट चादर हिलाता, देख इधर हूं, अच्छा है। वो लिखने के बाद छुट्टी क्यों, अभी पहले उसी को तो लिखने में आधा घंटा लगेगा, उसके बाद मैथ्स का क्लास है। चलो हो गया यहां तक, रेडियम में नहीं, मैं सोच रहा हूं ना कि वो कुत्ते वगैरह के गर्दन में पट्टा नहीं डालते हैं चमकदार वाला, हाँ वो मैं भी लगा के आऊं, कुछ तो चमकेगा, नहीं तो तोता कलर का टोपी पहन लेंगे, पैरोट कलर वाला चमकदार। चलो नालायक पढ़ लो, बहुतों बच्चों से मैं भी वो ज्यादा गोरा हूं, बात करते हैं बेटा, हम अपनी बेइज्जती के साथ सबों की कर रहे हैं, खुश हो रहा है। चलो इधर लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बात कर रही फेयर एंड लवली, फिर आप कलवा नहीं रहोगे बेटा। मैं चैलेंज देता हूं, अगर फेयर एंड लवली वाला रिस्क कवर कर ले कि मुझे गोरा करके दिखा दे, वो बेटा कितनों भस्म लेप देगा, जैसे एक बार नहाएंगे एक्चुअल कलर। एशियन पेंट भी नहीं चमका सकता है हमको। चलो लिखो इधर, इन इंडिया, बेटा लिख ले, बेटा मुझसे ज्यादा तुझे जरूरत है, अब बोल अब बोल, चल दोनों भाई लगाते हैं आराम से। लिखो इन इंडिया आर्टिकल 246 ऑफ Constitution demarcates का मतलब होता है बतलाना, दिखाना, demarcates of the power
of the union and the state by classifying their powers into थ्री लिस्ट्स कि आर्टिकल 246 संविधान के जो आर्टिकल 246 है वो यूनियन और स्टेट के पावर को तीन भागों में बांट देता है, तीन लिस्ट में। अब तीन लिस्ट में एक होता है बेटा यूनियन लिस्ट, और एक हमारा क्या हो जाएगा स्टेट, और एक हो जाता है हमारा कनकरेंट, कि दोनों का मिल मिला के। लेकिन जहां पर दोनों का मिला मिला के काम चल रहा है वहां पर हमेशा सेंटर की वैल्यू ज्यादा दी जाती है। जैसे आप यहां पर दिल्ली की बात करें, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री चाहे कोई बन जाए चलेगा हमेशा किसका, केंद्र का ही ना, कि जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, बात नहीं खत्म। नहीं तो कल के कल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे मिजाज टंच, नहीं हो जाता है। तो एक होगा यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में सारा का सारा काम उस लिस्ट में जो भी मेंशन हो वो सारा का सारा काम कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। कौन देखेगा बेटा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा स्टेट लिस्ट होगा उसमें सारा का सारा काम कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। और जो कनकरेंट होगा उसमें दोनों मिला के देखेगा। लेकिन अगर कहीं पर ओवरलैपिंग वाली बात होगी कि भाई स्टेट बोल रहे नहीं ये होना चाहिए, सेंट्रल बोल रहे नहीं ये होना चाहिए, तो उसमें किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। भाई जहां पर बाप बेटा दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हो तो बापे ना सही होगा। तो अगर स्टेट और सेंट्रल दोनों की बात हो तो किसकी बात सुनी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनी जाएगी। तो यह बात किसने बताया बेटा, आर्टिकल 246 ने। और ये इस बार पूछा था कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो यहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। तो कौन सा आर्टिकल, 246। ठीक है। अब डिटेल्स में मत पूछना कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जो लॉ वाले होंगे वो बता सकते हैं। हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं। हमारे लिए जितना जरूरी है कि भाई जो भी राज्य का अधिकार, जो भी केंद्र का अधिकार, वो कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 246 में मेंशन है, बात खत्म है। हम कौन सी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भाई जो जाके कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़े, है कि नहीं। हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा तो सीधा होता है, जो इकोनॉमिस्ट कहेंगे हम चुपचाप मान लेंगे। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। बताया था, ये नहीं बताया था। तो हम काहे टेंशन ले, हम का क्यों टेंशन ले। तो इसलिए हमें बस इतना याद रखना है कि संविधान के आर्टिकल 246 में यह मेंशन है कि भैया काम कौन करेगा, स्टेट करेगा या सेंटर करेगा या दोनों मिलकर के करेगा। ओके। तो थ्री लिस्ट में कौन कौन से आगे बेटा, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा कनकरेंट लिस्ट। तो बेटा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट लिखने की जरूरत तो होगा नहीं। अगर ऐसे में लिखना है तो याद रख लीजिएगा, ये कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इस वाले में टेंशन आ गई या नहीं आ गई, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि दोनों लड़ लो, जो जीते हुए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कुश्ती लड़ा दें, जो जीत गया उसकी बात मान ले, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर हमेशा फिर किसकी बात होगी, अगर ओवरलैपिंग वाली बात होगी तो बताओ। तो इन केस ऑफ conflicting legislation in concurrent list passed by center prevails।
किसको देखा जाएगा बेटा? किसको देखा जाएगा? अरे राज तिलक क्या बतिया रहे रे? बेटा समोसे वाले का एड्रेस मिल सकते, समोसा का क्या एड्रेस दूं? लाल बत्ती पे जाना, राइट लेना, जो पहली लाल बत्ती होगी उससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड में आयुर्वेदिक समोसा लिखा होगा। ठीक है, मिल गया बेटा। हाँ, उस दुकान वाले का नाम ही है आयुर्वेदिक समोसा। चलो हो गया बेटा। यहां पे तो हमने 3 बातें लिखी। यूनियन का लिस्ट में कौन देखेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जहां पर कंकरेंट है और अगर वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो उसमें क्या करेगा? सेंटर को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, उसकी बातों को ज्यादा माना जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत? आर्टिकल 246। अब आ जाते हैं बेटा टैक्सवाद से। पूर्वक बोल रहे सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। टैक्सेज बेटा, कुछ टैक्स जो है, ओ रे वार्तालाप, कुछ टैक्स जो है सेंटर के द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी टैक्स होंगे ना जो स्टेट के द्वारा। अब जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आएगा, कौन लगाएगा? तो जो लार्ज स्केल पे पूरे कंट्री के लिए होगा वो कौन लगा देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अपना स्टेट के पावर के अंतर्गत है उसको कौन लगाएगा बेटा? तो चलिए हम देख लेते कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टेट के अंतर्गत आएगा और जो हमारा सेंटर के अंतर्गत आएगा। तो लिखिएगा बेटा, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या बाय सेंटर कुछ भी लिख सकते हो। इनकम टैक्स कौन लगाएगा बेटा? सरकार ना बजट पास करती है और पूरे भारत के लिए मान्य होता है। कॉरपोरेट टैक्स कौन लगाएगा? वेल्थ टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कौन लगाएगा? गवर्नमेंट ना। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, जो बॉन्ड वगैरह की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज और सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। देखते हो ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी है कि नहीं, आईजीएसटी होता ये नहीं होता? आई का मतलब इंटीग्रेटेड, दोनों बांट लें। और मैंने बताया था कि कल मैं एक पीडीएफ भी दिखाऊंगा, अभी ग्रुप में मैं एक पीडीएफ भी भेज रहा हूं। क्या हुआ? दिखा देंगे मालिक, लेकिन पहले ग्रुप में भेजेंगे तभी तो यहां दिखा पाएंगे ना। चलो अभी देख लो, अभी 2 मिनट के बाद वो पीडीएफ दिखा दूंगा जब उसकी जरूरत होगी। ठीक है बेटा।
अगर स्टेट की बात करें, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बेटा बातचीत ना करो ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, अगर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह होगा, ऐसे तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा टैक्स फ्री होता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जिसके ऊपर टैक्स लगता होगा, तो वो सब कौन लगाएगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो वही देख रहा है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे कौन टैक्स लगाएगा? टैक्सेज ऑन इलेक्ट्रिसिटी कौन लगाएगा बेटा? टोल टैक्स कौन लगाता है? गरिया उड़िया जाता है ना बेटा हाईवे से, तो बीच बीच में वसूली के लिए बनाया जाता है टोल टैक्स, जिसको टोल का मतलब होता है एक तरीके से बैरियर, कि जैसे आप मान लिया अभी दिल्ली में यूपी जाएंगे तो यूपी की सड़कों का उपयोग करेंगे ना, तो यूपी गवर्नमेंट कहता है कि हमारा स्टेट टैक्स आपको भरना पड़ेगा। जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होती है उन सभी को हर ट्रिप पे स्टेट टैक्स देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो कौन बदल रहा है? जब हमने अभी क्या बोला, स्टेट टैक्स देना पड़ता है, तो वो कौन वसूलेगा? स्टेट ना। जैसे आप भी यहां पे सुनेंगे कि देखिए एमसीडी टैक्स जा रहा है, तो एमसीडी क्या है बेटा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां क्या सरकार के अंतर्गत जाएगा, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? बता, स्टेट टैक्स के अंतर्गत आएगा। तो कुछ ऐसे ही नाम याद रख लेना कि बाई चांस अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो बहुत बढ़िया है कि नहीं। चलिए जनाब, फिर से आ जाइए आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल 268 टू 281, आर्टिकल 268 टू 281 of constitutions contain a specific provision in respect of distribution of finances among state। हमने ये शब्द लिख दिया और इसको समझाने के लिए हमने बोला था ना कि अभी ग्रुप में एक पीडीएफ भेज रहा हूं, उसके माध्यम से बता दूंगा। हमने क्या लिखा कि आर्टिकल 268 से आर्टिकल 281, कि जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 है, वो हमें यही बताता है कि कैसे जो है, जो भी हमारे पास जैसे जीएसटी वगैरह का कलेक्शन आया, अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बोलेंगे कि एक में सबका स्टेट का नाम लिख दो और पर्ची निकालते जाते, जिसका लकी ड्रॉ में आ जाएगा सबको बांट देंगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा भाई। कुछ ना कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ना, तो उसी को थोड़ा सा यहां पर मैं दिखाता हूं। 1 मिनट इंतजार कीजिएगा तनिक। देखा बचवा, दिख रहा है थोड़ा सा? अब तो दिख जाना चाहिए। क्या लिखा बेटा? सीरियल नंबर, स्टेट, शेयर परसेंटेज। देख रहे हो ना, कॉर्पोरेट टैक्स फलाना ढिमका, इस तरीके से सारी चीजें हैं। देखो, आंध्र प्रदेश कितना परसेंट है बेटा? 4%। अरुणाचल प्रदेश 1.75%। असम, बिहार, और इसी तरीके से जब यूपी पे आओगे ना तो देखना बेटा, उत्तर प्रदेश 18% लगभग नहीं हो गया, दोनों मस्त रहता है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान,
पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इस तरीके से हर एक स्टेट का शेयर दे रखा है या नहीं दे रखा है? तो इसका कहीं ना कहीं वो मेंशन होगा, तभी तो ऐसे बांट रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नाम पसंद आया, चलो मुख्यमंत्री हमारा बहुत तारीफ करता है, चलो ले लो, ऐसा थोड़ी ना चल रहा होगा। तो ये आर्टिकल 268 से 281 के बीच ये मेंशन है कि इसका बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, तो यही चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है आपको, कि यहां पर देख रहे हो कि अगर हमने यहां पे लिखा है तो क्या क्या चीजें देख रहे हो। स्टेट हो गया, शेयर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, हर एक चीज का देख रखा है कंट्रीब्यूशन या नहीं दे रखा है। हर एक चीजें की बात करी गई है ना, कि किसमें क्या साइज होती है। ये परसेंटेज कहीं ना कहीं से आपको फाइंड आउट करना पड़ा होगा नहीं। तो ये हमारे पास अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में क्या है, मेंशन है। ओके, समझ जाओगे इसका मतलब क्या था कि चलो नेक्स्ट क्या बेटा, पॉपुलेशन हर जगह बराबर है? जितना दिल्ली का पॉपुलेशन है ना, इसका 7 गुना बिहार झेलता है और इसका 13 गुना यूपी झेलता है। अब सोच के देखो, तो क्या बराबर होगा हर किसी का? नहीं, किसी का पॉपुलेशन जो है 50 लाख 60 लाख होगा, है कि नहीं? उतना तो हमारे बिहार के 4 को डिस्ट्रिक्ट मिला के हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता ना बेटा। भाई एक बता, कोई आदमी 20 रोटी खाने के बाद बोलता होगा पेट भरता, तो उसको 2 रोटी में काम चला लेगा? नहीं। और कोई बच्चा है, उसको एक ही बार में 20 को रख देगा, ठूस नहीं तो मार देंगे आज तुझको, तो चलेगा साहब? तो हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज वगैरह देख के ना काम चलेगा, इसलिए शेयर अलग अलग होता है। क्या बेटा, क्या? अरे ये पैसा डेवलपमेंट में लगता है रे, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, चले ऐसा है ना, हम सरकारी आंकड़ा जारी करते हैं कि किस जगह का सबसे ज्यादा है। पटना का सबसे ज्यादा है, लखनऊ का सबसे ज्यादा है। जो कैपिटल होता है ना स्टेट का, वहां पे हमेशा पॉपुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर सभी जगह के लोग आके रहते हैं, तो वहां पर इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन होता है, और उसको फिर पॉपुलेशन में काउंट नहीं किया जाता है। जब डेंसिटी निकालते हैं तो उसको नहीं देखा जाता है। ठीक है ना। हर साल जो बाढ़ जा रहा है, हर साल जो बाढ़ से इतना नुकसान हो रहा है, वो नुकसान नहीं होता, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलो लिखो, ओह बदमाशी ना करो, चलो लिखो। अब लिखिएगा, फाइनेंस कमीशन, बेटा लिख लो, फैसिलिटेट्स such transfers, ठीक है, फाइनेंस कमीशन फैसिलिटेट्स सच ट्रांसफर, कि ये जो हमने बोला ना कि स्टेट को जो है भेजा गया है, तो ये काम कौन देखेगा बेटा? फाइनेंस कमीशन देखेगा। कहता है इट मेक्स recommendation to president as well, कि भाई ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी बताता है कि भाई उनको अभी ये जरूरत है। जैसे देखते हो ना, बाढ़ वगैरह जब कहीं पे आती है अचानक से, या कोई नेचुरल क्लैमिटीज आती है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वो देखने जाते हैं ना, प्रधानमंत्री वगैरह जाके देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, फिर वहां के स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आपको क्या इसके लिए जरूरत है, कितना का नुकसान हुआ, और फिर फंड देते हैं एडिशनल या नहीं देते हैं। तो वो कौन देखेगा? फाइनेंस कमीशन ही तो देखेगा ना। ठीक है, कहता है 15th फाइनेंस, बेटा मत करो बात, 15th फाइनेंस कमीशन was constituted
ऑन 27 नवंबर 2070। अब जो 16th फाइनेंस कमीशन आएगा ना बेटा, 16th फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 2026 से चालू होगा। अभी जो 15th हमने कब लिखा है कि कब स्टार्ट हुआ था, 27 अगस्त 2017 को, और जो 16th वाला स्टार्ट होगा, तो मैंने इसलिए भी 16th का जिक्र नहीं किया कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो 2026 में स्टार्ट होगा, तो अभी उसके बारे में जिक्र करने की तो हमें जरूरत है नहीं। पेपर आपका कब है, 2025 में, तो 26 का जिक्र करके क्या फायदा। अगर 25 में जनवरी के आसपास स्टार्ट होने वाला होता तो लिखवा भी देता। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन आ जाएगा बेटा। देखो 1 अप्रैल 2026 आ रहा होगा शायद, देखो ना, किसी के पास गूगल बाबा है, डालो 16th फाइनेंस कमीशन। कब है, 1 मिनट, एक अप्रैल 2026 है ना, तब से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसका जिक्र जो है नहीं करते। ठीक है बेटा, तो आपको हमें कहां तक ध्यान रखना है, जो अभी चल रहा है उसी के बारे में तो बात करेंगे। तो अभी किसके अनुसार का सारा काम देखा जा रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत। ओके, और इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 2022 से 2025 सॉरी 2021 से 2025 तक का है, तब 2026 से वो हमारा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन also consider issues related to, कि भाई अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो उसको भी कौन देखेगा, फाइनेंस कमीशन। अब किस तरीके का प्रॉब्लम, तो पहला वर्टिकल इक्विटी, कहता है वर्टिकल इक्विटी का मतलब शेयर ऑफ ऑल स्टेट्स इन रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंटर। भाई वर्टिकल इक्विटी में क्या, अभी जो हम लोग देख रहे थे कि जो भी रेवेन्यू आया उसमें क्या होगा बेटा, सभी का हिस्सा होगा या नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी जीएसटी का कलेक्शन आया, ये जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते ना ना, जहां पे बीजेपी का सरकार है हम पैसा वहीं पे देंगे, जहां बीजेपी का सरकार है वहां पैसा देंगे ही नहीं। तो यहां पर फाइनेंस कमीशन क्या बोलेगा, ये नहीं चलेगा, हमारे लिए क्या है, सब बराबर है। तो अब उसमें अलग अलग चीजें, वो तो आर्टिकल के अंतर्गत दे रखा है, लेकिन हिस्सेदारी क्या होगी बेटा, सबों की होगी या नहीं होगी। और दूसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल इक्विटी, तो एलोकेशन एमंग स्टेट्स। भाई जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का भी तो बंटवारा देखा जाएगा, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, उसके बेसिस पर भी बात हम लोग करते हैं। तो कैसे क्या रेवेन्यू में शेयर है, उस तरीके की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और किसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। अब देखिए, अगर कहीं पर भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करी जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा तो बंटवारा होगा कैसे, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन, जितना आएगा वो वैल्यू ले लो। ठीक है,
कि भाई सरकार का जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हो वो ले लो, उसमें से जो भी शेष वगैरह होता है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे एजुकेशन शेष वगैरह, शेष का मतलब होता है बेटा जो सरचार्ज वगैरह की बात करते हैं, उसको क्या करे, माइनस। और यहां पे सरचार्ज भी लिख लीजिएगा, CESS शेष। जैसे एजुकेशन वगैरह के लिए ना एक फिक्स्ड परसेंटेज रखा जाता है, ठीक है ना, तो वो हमारा शेष वगैरह के अंतर्गत आता है। माइनस क्या कर दिया बेटा, सरचार्ज। जो अब यहां पर वैल्यू आएगी ये हमारी नेट वैल्यू को शो करेगा या नहीं करेगा, तो इसको नाम दिया जाता है नेट, क्या हुआ, एडिशनल चार्जेस जो लेते हैं हम लोग वो सरकार के द्वारा, वो इनकम टैक्स में पढ़ना डिटेल्स में, यहां पे जरूरत ना है। इनकम टैक्स में जब निकालोगे ना ग्रॉस वैल्यू तो वहां पे कर लेना। तो नेट डिविजिबल पूल, NDP, ठीक है। और ये जो NDP होता है इसी में से हिस्सेदारी किसकी मिलेगी बेटा, बताओ, सम शेयर टू स्टेट्स। अगर कुछ हिस्सा हमने स्टेट को दे दिया तो बाकी किसके पास रह जाएगा, ठीक है। और बेटा ये सरचार्ज के साथ ना नॉन टैक्स रेवेन्यू भी लिख लेना जी। शेष है CESS, और चाहो तो ES भी लगा लो, शेषेज। शेषेज का मतलब होता है जो भी एडिशनली गवर्नमेंट अपने पास रखती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वगैरह जरूरत होती है। और बाकी ये टैक्स वाले सर बताएंगे CA इंटर में, वहां पर पूरा जब चैप्टर पढ़ोगे ना तब देखना हमें कौन सा यहां पे कंसीडर करना है। ये तो एक फॉर्मूला दे रखा है तो इसलिए यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। कि भाई हम देखेंगे ना कि भाई जो स्टेट को हम शेयर देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल के पास जितना कलेक्ट हो गया उसी को बांट देगा, नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा पहले क्या करेगा, वो रिजर्व के रूप में रखेगा ना। तो रिजर्व के रूप में रखने के बाद जो नेट डिजिबल पूल बचता है, NDP बचता है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या दिया जाएगा, स्टेट को, और रिमेनिंग किसके साथ रह जाएगा बेटा, रिमेनिंग विथ सेंटर। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा। तो कुछ हिस्सा जो हमारा है वो हम लोग किसको दे देंगे, स्टेट को दे देंगे, और बाकी जो हिस्सा रहेगा वो किसके पास रह जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर आपसे कभी भी इसमें बस पूछेगा आपसे कितना, कभी भी ये आपसे पूछेगा कि बताओ कि जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि सेंट्रल का भी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो सेंट्रल को जो शेयर दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, तो वो हमेशा NDP के ऊपर दिया जाता है। कभी भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पे नहीं दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, NDP के ऊपर, नेट डिविजिबल पूल के ऊपर, कि जो शेष वगैरह है, सरचार्ज वगैरह है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उन सबको माइनस, क्योंकि रेवेन्यू तो गवर्नमेंट के पास बहुत तो तरीके का होगा ना, अब सारी रेवेन्यू तो नहीं दे देगा, तो ये सभी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उस वैल्यू में से क्या होगा, कुछ हिस्सा जाएगा स्टेट के पास और बाकी कहां पे चला जाएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ओके, तो ये भी आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट कहता है GST। बेटा GST में हमने 3 बात बताई थी ना कि कितने तरीके का बात होगा, कौन कौन सा, C डिनोटेड टू सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर उसके बाद SGST, और तीसरा IGST। IGST का मतलब इंटीग्रेट, क्योंकि ऊपर में हमने 3 लिस्ट में बांटा था या नहीं बांटा था, तो यहां पर भी 3 लिस्ट हो गया या नहीं हो गया, एक हो गया सेंट्रल का, एक हो गया स्टेट का, एक हो गया कंकरेंट। ओके, चलिए जी, कहता है ओह मात्र महा छिछोरा इंसान है, बोल रहे बदमाशी ना करो तो ये बदमाशी करता जा रहा है। लिखेगा GST कंपनसेशन
is given to a state to compensate for loss of revenues due to इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कि भाई देखो, सबसे पहले तो वैट वगैरह चलता था, हमने लिखवाया था इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैट वगैरह अगर चलता था तो हर स्टेट अपना अपना क्या करता था, ज्यादा कलेक्शन करता था। तो गवर्नमेंट बोला कि देखो भैया, जीएसटी के कारण तुम लोगों को नुकसान तो हुआ है क्योंकि तुम्हारी रेवेन्यू कम हो गई, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया था बेटा, कंपनसेशन दिया था। क्या दिया था, कंपनसेशन दिया था। कहता है इन मई 22 सुप्रीम कोर्ट said that union and state government have equal, simultaneous and unique powers to make laws on जीएसटी। कि 2 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देख भाई, तुम लोग आपस में ये मत झगड़ो। भाई एक बार बार चिल्ला रहे हो कि भाई जीएसटी आया तो स्टेट का नुकसान हो रहा है, जीएसटी जब से आया स्टेट बर्बाद हो रहा है। तो सुनो, एक काम करो, दोनों मिलके समान अधिकार से इसके लिए क्या करो, नियम बनाओ। कि अगर कोई भी लॉ वगैरह जीएसटी के लिए बनाने की जरूरत है, कोई भी चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी अमेंड करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का समान अधिकार होगा। ये किसने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। कब, मई 2022 में। यहां तक हो जाएगा तो बताना, पेज चेंज करना है। हाँ तो लिखो ना, मैं कौन सा भाग रहा हूं अभी। बस हो गया, 10 मिनट का और टॉपिक है, वो तो वहीं खत्म हो गया। ये सब तो एडिशनली है कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ देता है तो वो कैसे करें हम। कहां पर बेटा, रिलेटेड टू के पहले, अच्छा बहुत पहले का मैसेज है, हो गया। ठीक है, देख लेता हूं बेटा एक बार। हो गया बेटा, बगल से टेप लेने एक बार।
इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ बेटा। हो गया, सबका हो गया, आगे बढ़े। अब लिखिएगा बेटा, फॉर 2021 26% शेयर ऑफ states in central taxes is 41%। 2000, मैंने यहां पे वो गलत लिख दिया, 2021 से 26 के बीच ना, 2000, क्योंकि 2026 में नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन है ना बेटा, बोला ना 2021 से स्टार्ट हुआ 2026 तक चलेगा, तो 2021 से 2026 तक परसेंटेज ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेज इज 41%। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग 41%, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड, कि 21 से 26% का जो लक्ष्य है वो क्या है बेटा, कि जो सेंट्रल टोटल टैक्सेज है उसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाए, 41%। ठीक है, अब किन किन क्षेत्रों में, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। भाई एक वो बता, हर स्टेट का कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो उन सभी के बेसिस पर ही तो ये क्या होगा, टोटल हम लोग कलेक्शन की बात करेंगे ना। भाई अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग भाषा की अलग अलग जनसंख्या है, तो ये जो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना बेटा, वो उसी सब के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, सबों के शेयर को देखा जाता है। ठीक है बेटा, अब जो है गवर्नमेंट ने सारी चीजें देख ली, सारी स्टेबिलिटी की बात कर ली, सारी टैक्सेशन की बात ली, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला तो कोई हो। अब जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई मान लो घटना घटित हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि ना ना हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, स्टेट बोलेगा ना जी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो यहां पर वो भी क्लासिफाई किया गया है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी यहां पर देखना पड़ेगा। कभी आप लोगों के साथ हुआ है कि मोबाइल, कौन सा बेटा, एफर्ट्स रे, EFFORT, ओ पोलियो मार गया बेटा बीच में, देखो ना ये ओ है, ये पोलियो मारा हुआ ओ, ठीक है, उसके हिस्से का खाना मैंने खा लिया ना। तो चलिए लास्ट हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के खत्म करें, क्योंकि उसमें कुछ नाम लिख देने कि स्टेट के अंतर्गत क्या आएगा और गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले किसका देखेंगे बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स,
फॉरेन ट्रेड, बेटा यहां फॉरेन में ओ को पोलियो मारा हुआ है, ठीक है ना। एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अब यहां पर जितना नाम आया था ना, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, एक्सटर्नलिटीज वगैरह, मेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स, वो सारी बातें कल करेंगे जरूर। कल शुरुआत वहीं से होगी, मार्केट फाल्योर से, ठीक है। तो स्टेट में लिख लीजिएगा बेटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर सर्विसेज, ठीक है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। भाई राज्य सरकार के अंतर्गत क्या होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य होता है या नहीं होता? पुलिस को कौन देखेगा? राज्य सरकार। तो पुलिस सर्विसेज लिख लो, सिर्फ पुलिस लिखने से अच्छा नहीं लगता। रोड वगैरह को देखने का काम किसका होगा बेटा? स्टेट। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन होगा? तो ये कहानी थी हमारी किसके अंतर्गत बताओ? फिस्कल फंक्शंस के अंतर्गत। इतनी ही है, एक बार इसको और रीड कर लेना घर पे, खाली रीड करना है, याद कुछ नहीं करना। याद करना है यूनिट नंबर 2 को, उसमें जितने टर्म्स बताएंगे ना उन सभी को याद रखना है, क्योंकि उसके आगे भी हमारे पास जरूरत होगी। और 3 से 4 नंबर का टॉपिक है हमारे पास वो, ठीक है। तो कल शुरू करेंगे उसको हम लोग, यूनिट नंबर 2, मार्केट फेल्योर, ठीक है। कि अभी तक हमने बाजार की स्थिति देख ली, अब यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में मिसमैनेजमेंट कैसे होता है। भाई हमेशा हमेरा क्या होता है कि भाई इक्विलिब्रियम हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा वही हो जाए, कहीं ना कहीं पर क्या होगा, डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा। तो अगर किसी भी तरफ डगमगाएगा, कभी डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई कम हो तब भी मार्केट फेलियर होगा, और कभी सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो जाए तब भी मार्केट फेलियर होगा या नहीं होगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा मार्केट फेलियर होता है, और फिर उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है उस पर इंटरवीन करने का, उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, कल से 1:30 बजे, वो अप्रोक्स टाइम है, वो 1:45 तक भी जा सकता है, ठीक है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवादम।